और नमस्कार साथियों, राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रतिदिन भेजे जाने वाली वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 4। विषय हमारा हिंदी और आज की जो तिथि है वो है 12 जुलाई 2021। जिस क्लास के लिए हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं वो क्लास है कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। और अब हम चलते हैं अपने उचित उद्देश्य की ओर। आज का हमारा उचित उद्देश्य है कि एक गद्यांश आपको दिया गया है, उस गद्यांश को आपको पढ़ करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आप में एक पठन कौशल का विकास हो, इसकी हम आशा करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये हर बार वही होता है, लेकिन सबसे पहले कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा। तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। उसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के लिए शिक्षा संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रही। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया है। आशा की जाती कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। चलिए, ये शिक्षा के संदर्भ में एक गद्यांश था। भारत में शिक्षा का प्रसार कब से स्टार्ट हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार किसके पास है? और अभी तक भारत में शिक्षा के प्रति कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिनसे कि भारत के लोगों को एक उचित शिक्षा प्राप्त हो सके, इनका इसमें एक वर्णन किया गया है और उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो व्याकरण की दृष्टि से है और कक्षा 9 और 10 में, कक्षा 9 में आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा उपसर्ग से और प्रत्यय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, धार्मिक शब्द में प्रत्यय को अलग कीजिए। अब आपको ये सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रत्यय क्या चीज़ है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखिए, मूल शब्द में नहीं है, मूल शब्द में। अब धार्मिक अपने आप एक शब्द है, लेकिन इसका जो मूल शब्द है उस पर हम चलेंगे और उसका हम देखेंगे कि देखिए, धार्मिक जो शब्द है वो है धर्म। मूल शब्द जो है वो है धर्म और उसमें एक प्रत्यय लगा है तो बना है धार्मिक।
धर्म प्लस इक धार्मिक। यहाँ शब्द है धार्मिक, मूल शब्द है धर्म और प्रत्यय लगा है उसमें इक, और प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द में ही लगते हैं। इसलिए मूल शब्द क्या है उसको समझना और उसको पढ़ करके उसके अनुसार उसका उत्तर देना, यही हमारा विशेष प्रयोजन रहेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। अब आपको विलोम शब्द अपोजिट शब्द बनाने। विशिष्ट का और सीमित का आपको विलोम शब्द बनाना। चाहो तो आप दूसरा शब्द बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको सिंपल शब्दों में लिखते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, पहले इसको हटा देते हैं। लिख लिया होगा आपने धर्म प्लस एक धार्मिक। चलिए हटाते हैं, ये लीजिए हटा दिया गया। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब स्पेशल और सीमित का मतलब एक लिमिटेड। तो अब आपको विशिष्ट का विलोम शब्द याद रखना है और सीमित का। सीमित का मतलब सीमा में जो बंधा हो वो सीमित है, और जो शिष्ट में विशिष्ट धारण करके रख रखा है वो विशिष्ट है। तो आप चाहें तो इस पर अ उपसर्ग लगा करके मैं अ उपसर्ग का एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। आप लिख सकते हैं अविशिष्ट और असीमित। अविशिष्ट ठ नहीं है, ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें आप। कई बार हम लिखते समय थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। अविशिष्ट, और दूसरा आप लिख सकते हैं असीमित। असीमित, अविशिष्ट और असीमित इनके दोनों के विलोम शब्द हो गए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलें, उससे पहले हम अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? पहले शिक्षा केंद्र का विषय थी, फिर उसको राज्य का विषय बना दिया गया, और फिर उसके बाद उसको समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच का एक उसको दर्जा दिया गया। तो वो कब दिया गया? उसका सन था अक्टूबर 1976। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अविशिष्ट और असीमित, उसके बाद हम इस यहाँ से हटते हैं और फिर हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के उत्तर की ओर। तो चलिए मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब आता है हमारा समवर्ती सूची से संबंधित, किस वर्ष समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो आपके पास प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा सामने है, अक्टूबर 1976 इस विषय को समवर्ती सूची में लिया गया है। अक्टूबर 1976 को। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य के बीच के मध्य योजना का नाम समवर्ती सूची है। आपने लिख लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। समय हमारा बहुत, चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, प्रश्न के उत्तर को हटाते हैं और चलते हैं चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर। शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था।
अब देखिए, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, एक तो शिक्षा धर्म से संबंधित हो। ये इसके उत्तर होंगे। पहला, कि देश में एक शिक्षक और एक ऐसा तबका तैयार किया जाए जो अंग्रेज़ों की सेवा कर सके। एक लिपिक वर्ग को तैयार करना तत्कालीन चार्टर एक्ट का प्रथम उद्देश्य था। दूसरा, एक और उद्देश्य था कि उनके पास उन्होंने अपना एक निश्चित बजट रखा, 1 लाख रुपये। उस 1 लाख रुपये के बजट के अंतर्गत उस समय की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का उनका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से उस समय दो उद्देश्य थे। एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेज़ों के प्रशासन कार्य में या शासन कार्य में सहायक हो और अंग्रेज़ों की भाषा समझ सके और भारतीय जनता की भावनाओं को वो जान करके अंग्रेज़ों तक पहुंचा सके। एक लिपिक वर्ग तैयार करना था। और दूसरा, 1 लाख रुपए की एक निश्चित व्यय में वो भारत में शिक्षा सुधार की व्यवस्था चाहते थे। ये हमारे आज के प्रश्न के उत्तर हैं। शायद 5वां या 6वां प्रश्न चल रहा है, लिख लीजिए इसको। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? अब ये प्रश्न आपके स्व विवेक का है कि आप अपने स्कूल में जाते हैं, आपको कौन सी ऐसी 2 अव्यवस्थाएं लगती हैं जिनको आप सुधार करके परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके संदर्भ में आपको लिखना है। तो आज का हमारा वर्कशीट नंबर 4 पूरी हुई। वर्कशीट का कार्य समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।